हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए ग्लैंस एकेडमी के द्वारा घटना चक्र 2023 की सीरीज़ को दोबारा शुरू किया गया है, जिसमें ये लेटेस्ट बुक है जो कि फरवरी या मार्च में आ चुकी थी। और ये आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस 2024, साथ ही साथ आरओ आरओ की परीक्षाओं के लिए, और जो आपका बीपीएससी 69 जो कि 69वीं बीपीएससी है, एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, इन सभी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी पहली क्लास पे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से हमारी सभी क्लासेस पे आपका इतना प्यार बना रहे और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने इस सीरीज़ में सबसे पहले आपकी टेलीग्राम की रिक्वेस्ट देखते हुए ज्योग्राफी को शुरू किया है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को हमने सबसे पहले शुरू किया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में भी 1990 से लेकर 2023 तक के पूरे प्रश्न पत्र शामिल किए गए। साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती थी 2017 तक, उसके भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि अब यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है मेंस की 2018 से, वो रिटन फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बंद हो गए हैं। तो भूगोल की हम सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसका संस्करण वर्ष भी देख सकते हैं। 2023 के जो 8 भाग हैं, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि 2023 में इसका 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 13वां 2023 में। और इस बार हम लोग इसी पुस्तक को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर इसका रिवीजन भी करना है। और हम लोगों ने कल की क्लास में भारत के भूगोल में सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड में क्षेत्रफल की स्थिति क्या है भारत की, और इंडिया का टोटल जो है कि मैपिंग जो स्ट्रक्चर है, क्षेत्रफल है, इसका आप देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन 2022 का दिया हुआ है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बुक कब की है, 2023 की। क्योंकि 2023 में जब ये फरवरी मार्च में लॉन्च हुई थी, तो उस समय तक जितने भी 2022 तक के जो भी पेपर थे, उन सभी पेपर को इसमें शामिल किया गया है। तो पहला ही प्रश्न आपने देखा। और अब हम आज पढ़ेंगे इसके सेकंड चैप्टर को, और सेकंड चैप्टर का नाम होगा हमारे अक्षांशीय विस्तार। तो आइए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर्स के, न्यूज़पेपर के, द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, और भी बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। कोई नई वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस या कोई भी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सभी कुछ टेलीग्राम पे आपको मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न वहाँ पे हमें भेज सकते हैं और वहाँ हम आपसे बात कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पर बात हमें समझनी है कि ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरी विस्तार क्या होता है, पृथ्वी जो हमारी है और उस पृथ्वी में जो भारत की स्थिति है वो कौन सी स्थिति पे है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अब यहाँ पर दो बातें होती हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट हैं जो पहले से ही प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे स्टेप्स को जानते हैं, उसकी पूरी जानकारी को भी रखते हैं कि कैसे इस प्रीलिम्स में पेपर आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो इस बार ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हैं, अपियरिंग में हैं, और वो फ्रेशर हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज को अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए घटना चक्र को बेहद ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिसमें 6 से 7 सब्जेक्ट की सीरीज़ हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। बहुत ही डिटेल से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात होती है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, तो आइए हम 3D इमेज के साथ समझते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये ग्लोब है, देखिए हम लोग बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ों को एक बार पढ़ लें, तो बार बार रिवीजन करते समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारी एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और जो हमारा एक मून होता है, सैटेलाइट जो हम चंद्रमा कहते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे विजिबल किया जा रहा है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में ही रहता है। तो अब हम यहाँ पे पृथ्वी पे आप देखेंगे एक जगह ये लिखा हुआ है 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर लिखा हुआ है, यानी 0 डिग्री के ऊपर के हिस्से को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, अर्थात उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री के नीचे के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न कहते हैं। सदर्न का मतलब हो गया दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी। तो अब यहीं पे कहा जा रहा है, ये जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखाएं भी कहते हैं।
समझते हैं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये आपका हो गया वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट, तो पश्चिम से पूरब कह दीजिए या फिर पूरब से पश्चिम कह दीजिए, बात एक ही रहेगी आपकी। तो इस तरीके से ये विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अब विषुवत रेखा क्या होती है, आइए इस इमेज में और आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है और ये होती है आपकी विषुवत रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इक्वेटर भी कहते हैं। आइए दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये आपकी इक्वेटर हो गई। अब इसके समानांतर ही सारी रेखाएं खींची जा रही हैं और समानांतर रेखाओं की विशेषता क्या होती है दोस्तों, कि ये आपस में कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ये एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये समानांतर होती हैं। बात करते हैं अगर हम इसके बारे में, तो अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। कैसे, और यहीं पर हम देखेंगे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो पूरी बंटती है आधे आधे पार्ट में, वो 0 डिग्री के माध्यम से बांटी जाती है। जैसे विषुवत वृत्त या इसी को हम भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कह देते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझते हैं इस फिगर में हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा है। अब अगर हम उत्तर की साइड जाएंगे, नॉर्थ की तरफ ऊपर की ओर, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और इन गोलार्धों में खींची जाने वाली समानांतर जो रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे कि इसी 0 डिग्री के यानी भूमध्य रेखा के जब हम दक्षिण की ओर आते हैं तो इस वाले पूरे हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और इसमें ये समानांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं इन्हीं समानांतर रेखाओं को हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। तो 2 शब्द आते हैं आपके सामने, एक तो शब्द आता है आपका अक्षांश रेखाएं, ओके, और एक आपके सामने आता है देशांतर रेखाएं। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं, ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, जो इस तरीके से खींची जाती हैं। ये कैसी होती हैं, तो ये वर्टिकल होती हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो रेखाएं होती हैं ये कैसी होती हैं दोस्तों, तो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो इस तरीके से होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इस तरीके से लंबी खड़ी रेखाओं के रूप में। इसको भी समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी पर कुछ इस तरीके की भी रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो कुछ इस तरीके से आती हैं। ये कैसी आ रही हैं, इस तरीके से, जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती हैं, अर्थात उत्तरी जो 90 डिग्री होता है उसको दक्षिणी 90 डिग्री से जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बीचों बीच एक रेखा आती है बिल्कुल सीधी, ये होती है आपकी 0 डिग्री, जिसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और इसके पूरब में खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इसके पश्चिम में खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो इसी प्रधान याम्योत्तर रेखाओं को ही ग्रीनविच रेखाएं भी कहते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ हिस्सा होता है और यहाँ देखेंगे तो 90 डिग्री साउथ हिस्सा होता है, और इन दोनों ही ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतरी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, देशांतरी रेखाएं। आइए हम लोग एक फिगर में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखेंगे ये आपकी 0 डिग्री जो है कि आपकी रेखा आ रही है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री पे साउथ पोल होता है और यहाँ पे एक 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होता है। तो इसको मिलाने वाली रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री वाली जो रेखाएं होती हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी इसको हम लोग कहते हैं। और ये आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, जिसको सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, देशांतरी विस्तार कहते हैं या देशांतरी रेखाएं कहते हैं। और वहीं पे कुछ ऊपर की ऐसी रेखाएं होती हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये 66.5 डिग्री उत्तरी रेखाएं होती हैं अक्षांश पे, और इसी तरीके से एक नीचे आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी जिसको हम लोग 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। ऊपर होता है आर्कटिक ओशियन, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आर्कटिक रेखा, और नीचे होता है अंटार्कटिक, इसलिए इसको नाम दिया जाता है अंटार्कटिक 66.5 डिग्री पे। तो ये वाली बातें थी, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो आइए हम लोग देख
कि हमारे प्यारे भारत की लोकेशन कहाँ पे है। अब अगर आप दोनों इमेज को थोड़ा सा देखेंगे एक साथ, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में है कुछ इस जगह पे, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी अक्षांश में है, और अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा भारत इधर ही है पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे भारत की जो लोकेशन बैठेगी वो कुछ इस तरीके से बैठेगी। ये रही 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये रही आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये मैंने अ बना दिया और ये मैंने दे बना दिया, देशांतर रेखा। और हमारे भारत की जो लोकेशन है दोस्तों वो कुछ इस जगह पे है। किस जगह पे है हमारे भारत की लोकेशन? तो यहाँ पर हमारा भारत दिखता है कि 0 डिग्री से ऊपर होने की वजह से वो उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और 0 डिग्री से पूरब होने की वजह से ये पूर्वी देशांतर भी कहलाता है। तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत स्थित है, इसलिए हमारे भारत की जो स्थिति होती है विश्व के स्तर पे, हम अपनी स्थिति को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ मतलब हो गया उत्तर और ईस्ट मतलब हो गया पूरब, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारा भारत आता है। तो अगर हम ग्लोब पर देखना चाहेंगे, दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक आपकी 0 डिग्री की रेखा अक्षांशीय विस्तार ये खींच दी, तो हमारा प्यारा भारत जो है कि कुछ इस तरीके पे यहाँ पे हमारा भारत रिलाई करता है। क्या करता है? यहाँ हमारा भारत देखने को मिलता है। तो यही हो जाता है आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारत की स्थिति है। अब हम आगे और चीज़ों को समझते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। और इस प्रकार विस्तृत वृत्त को भी लेकर अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो 179, यानी 89 + 89 और +1 होगी। किन्हीं दो, अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को समझा देते हैं आपको। आप यहाँ पर आइए, अगर आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो पहली रेखा ये रही, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जाते जाते हम ऊपर 89 तक जाते हैं। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री तक हम जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जो 90 डिग्री होता है ना वो यहाँ पे केवल एक डॉट के रूप में होता है, केवल एक डॉट होती है। और जबकि लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है? रेखा की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच मिलने वाली रेखा को हम लाइन को रेखा कहते हैं, यानी ये दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली होती है। और जबकि 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री स्वयं में एक केवल डॉट होता है। तो इस तरीके से 89 तो मिलेंगे आपको उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे, इसी तरीके से जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी आपको 89 डिग्री क्या होंगी, 89 डिग्री तक रेखाएं मिलेंगी। और एक रेखा आपकी 0 डिग्री होती है, तो इसे भी आप जब जोड़ लेंगे तो टोटल ये हो जाएगा आपका 179। और अगर हम इनको दो अक्षांशों को और जोड़ लें जो 90 डिग्री हैं, तो इनको भी जब हम जोड़ लेते हैं तो ये 181 हो जाते हैं टोटल। लेकिन रेखाओं के रूप में आपको 179 ही याद रखना है, और वो कैसे, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेखा से दूसरे रेखा तक पहुँचने के लिए, यानी एक अक्षांशीय रेखा से दूसरे अक्षांशीय रेखा तक जाने के लिए इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। अर्थात 1 डिग्री अक्षांश से अगर आपको यहाँ पे 2 डिग्री अक्षांश रेखा तक आना है, यहाँ 2 डिग्री अक्षांश रेखा और यहाँ 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच की ये जो दूरी होती है मेरे दोस्तों, ये कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी तय करने पे आपको 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे आप पहुँचोगे। तो आप देख सकते हो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो 90 इंटू अगर आप 111 कर दोगे तो जो भी आएगी वैल्यू वही आपकी दूरी बताएगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है कि किन्हीं भी दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी अगर मान लो मैं 4 डिग्री अक्षांश रेखा पर खड़ा हूँ और मुझे 5 डिग्री अक्षांश रेखा पर आना है, तो लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस मुझे कवर करनी पड़ेगी। आगे समझते इस चीज़ को और भी हम लोग। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है।
तो आइए अब हम इसको फिगर में समझेंगे। तो देखिए ये जो आपकी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक 90 डिग्री नॉर्थ होता है और यहाँ पे एक 90 डिग्री साउथ होता है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा वो 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है, या ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। और ये आपके लंदन की एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच वेधशाला, वहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और ये पृथ्वी को पूरे पूरे 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं आपको समानांतर रेखाओं को दिखाऊं तो आप देखोगे कि केवल और केवल 0 डिग्री वाली एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। जबकि अगर मैं इस रेखा की बात करूंगा तो यहाँ पे पृथ्वी का हिस्सा छोटा हो गया, जबकि यहाँ पे ये इतना बड़ा हिस्सा हो गया। तो कहाँ पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटी? तो नहीं बट रही है। तो केवल 0 डिग्री ऐसी है जो बांटती है। लेकिन 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 अगर हम देशांतर रेखा के हिसाब से देखें तो आप किसी भी स्तर से देखोगे, अपनी गेंद को लेकर आप देख सकते हैं अपने हाथ में गेंद को या पृथ्वी को भी, कि आप देखेंगे कि किसी भी स्तर पे आप देखेंगे तो ये देशांतर रेखाएं आपको क्या कर रही हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। और इनके बीच भी दोस्तों, इनके बीच भी आप देखोगे यहाँ पे एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जाने की दूरी भी लगभग 111.52 किलोमीटर्स के आसपास होती है। अभी आगे वो क्लियर हो जाएगा। आइए इसमें और हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, और साथ ही साथ देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर नहीं होती हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पे आके मिल जाती हैं। तो जितनी भी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं तो आके अल्टीमेटली यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, इसलिए देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। अब आइए इसको फिर से समझ लीजिए। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो ये विषुवत रेखा होती है, ये वाली 0 डिग्री, तो जैसे जैसे ये यहाँ से निकलती हैं तो इनके बीच की दूरी सबसे अधिक यहीं पे होती है। और यहाँ पे दूरी कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है लगभग। तो ये वही चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। और आगे समझते हैं। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हमने क्लियर किया। वहीं संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होकर उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। यानी ये जो भारत की सबसे नीचे की स्थिति होती है, जो यहाँ पे ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार लटके हुए हैं, तो यहाँ पे आपका 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। और ऊपर ये जो आपका कश्मीर वाला पार्ट आता है, यहाँ लद्दाख वाला, तो यहाँ पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत का जो विस्तार है पूरी तरीके से संपूर्ण भारत का, जिसमें आपके द्वीपों को भी जोड़ लिया जाता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट। जबकि अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मुख्य भूमि का विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कैसे होता है? मुख्य भूमि का मतलब होता है दोस्तों कि ये वाली जो भूमि है, जो केप कमोरिन या कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है, यही आपका 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। जबकि अंडमान निकोबार का जो सबसे निचला बिंदु है, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू हो रहा है 6 डिग्री और जबकि यहाँ से शुरू हो रहा है 8 डिग्री। और आप बता सकते हो कि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो 2 डिग्रियों का अंतर है, 2 अक्षांश रेखाओं का, और एक अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, तो दोनों के बीच में लगभग 222 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और आगे समझते हैं। देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र होता है, पश्चिमी क्षेत्र, जैसे हम गुजरात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? गुजरात की अगर हम बात करेंगे नीचे फिगर में, तो आप देखेंगे, आइए हम आपको इमेज पे दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ये गौरा माता के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है देशांतर रेखा की, वो कितनी हो जाती है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ से ये पूरा का पूरा भारत का जो क्षेत्र होता है देशांतरी विस्तार में, तो यहाँ पे लास्ट में एक किबुथु नाम की एक चौकी आती है, किबुथु नाम का एक क्षेत्र होता है, गाँव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे भारत का देशांतरी विस्तार खत्म हो जाता है। यानी भारत का जो देशांतरी विस्तार है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। तो लगभग कितनी लाइनें हम लोग खींचते हैं भारत में इस तरीके से? तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू करके 97 डिग्री 25 मिनट तक आते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। तो ये था आपका इतनी चीज़ें। और आगे हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बात होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है।
कहने का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से शुरू करके 23.5 डिग्री तक हमारा चलता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में है, क्योंकि भारत की ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, जो कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री के आसपास जाती है। और यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ नीचे एक जगह 0 डिग्री दी हुई है आपकी, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये कैसा क्षेत्र हो गया? ये तो उष्ण हो गया, अर्थात गर्मी वाला क्षेत्र हो गया। लेकिन हमारे भारत के ऊपर के हिस्से जो कि ठंडे वाले प्रदेशों में जाने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा शीतोष्ण क्षेत्र होता है। तो इसी को हम शीतोष्ण को उपोष्ण भी कह देते हैं। यानी कुछ तो गर्मी वाला हिस्सा ये हो गया हमारा, ये नीचे का 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, और 23.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री कुछ मिनट तक जो हम जाते हैं, यहाँ तक हमें ठंडे प्रदेश का क्षेत्र मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो इन क्षेत्रों में ठंडक होती है, इसीलिए भारत में दोनों ही कटिबंध पाए जाते हैं। ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि दोनों कटिबंधों में कौन सा है कौन सा नहीं है। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि अक्षांश जो 0 डिग्री से अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है, आप यहाँ पे समझिएगा कि 0 डिग्री उच्च अक्षांश से, मतलब कि अक्षांश से आप उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका पृथ्वी और ये रहा 0 डिग्री, जहाँ पे आपको सूर्य ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ अगर आपको 8 घंटे तक धूप मिल रही है, तो ऐसे ऊपर जाते रहेंगे और 90 डिग्री पे देखेंगे आपको बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर जमे रहते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े जो है कि जो आर्कटिक महासागर होता है, आर्कटिक ओशन होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पे सूर्य क्या होता है, केवल 1 घंटे मुश्किल से 1 घंटे भी निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। यानी 0 डिग्री पे आपको दिन क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा और रात कम मिलेगा। लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो रात लंबी होगी और जबकि दिन क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है। और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे दिन और रात की अवधि पर उसका प्रभाव पड़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, दिन की अवधि कम होगी और नाइट की अवधि बढ़ेगी। यानी ऊपर के क्षेत्रों में रात लंबे समय तक रहती जबकि दिन छोटे समय तक रहता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेहद ही रामबाण रहा होगा ये सेशन। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे अगर मन करे आपको चैनल सब्सक्राइब करने का तो आप कर सकते हैं। वैसे रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं और घटना चक्र अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उन्हें ये शेयर करिए कि कितनी आसान भाषा में और कितने आसान तरीके से हमने घटना चक्र को डिस्कस किया है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत विस्तृत है। तो भाई भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार आता है, जो हम इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो भारत का कुछ इस तरीके से, अगर मैं मैप की बात करूं, वैसे तो मुझे मैप बनाना नहीं आता है, मैंने तो आइसक्रीम बना दिया ऐसा लग रहा है। तो अगर हम देखें ऊपरी वाला जो बिंदु है वो कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट था, और नीचे वाला मुख्य भूमि थी 8 डिग्री 4 मिनट, या आपका अंडमान निकोबार जहाँ लटक रहे हैं यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है। तो हमारे यहाँ देखोगे 37 डिग्री 17, 37 डिग्री 17, 37 डिग्री 17, तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि 37 डिग्री 17 नहीं बल्कि 6 होता है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे भारत का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच होता है, जबकि पूर्वी की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट जहां से गुजरात से शुरू होता है और अरुणाचल के सबसे लास्ट बिंदु किबिथु तक जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है। इसके लिए कोई भी यहाँ पे उत्तर सही नहीं था। आगे देख लेते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा। अब इसके लिए आपको एक आइडिया लेना होगा भारत के नक्शे। अब यहाँ पर आपको देखिए प्रैक्टिकली समझना चाहिए। आपका अगर नक्शे पे, अगर मतलब मैपिंग पे अगर आपका पकड़ अच्छा है तो आपके क्वेश्चन ये गलत नहीं होंगे। अब देखिए आपका सिक्किम कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और अक्षांश रेखा का मतलब होता है सीधे जाना, सीधे जाना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो या तो इधर अरुणाचल प्रदेश हो सकता है क्षेत्र में, अगर आप इधर देखोगे तो यूपी का क्षेत्र भी आ सकता है, और इधर देखोगे तो आप राजस्थान देखने को मिलेगा। तो इन तीन में से कौन सा ऑप्शन दिया, देखिए पंजाब दिया है, पंजाब काट दीजिए क्योंकि पंजाब तो इस वाले रीजन में है जो यहाँ पे आएगा। जम्मू कश्मीर
कश्मीर दिया, ये भी काट दीजिए क्योंकि ये तो और ऊपर चला गया। अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो ये भी काट दीजिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा। तो सिक्किम की जो अक्षांशीय सीध में अगर रेखा आएगी तो वो आपका राजस्थान आएगा। क्या आ जाएगा आपका? राजस्थान। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पढ़ना है, मैपिंग का यूज कर करके पढ़ेंगे ताकि ज्योग्राफी आपके दिमाग में हमेशा के लिए तैयार हो जाए। अब आगे देखते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा हो सकता है? तो आप देखेंगे इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जैसलमेर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब हमारी जो अगली क्लास होगी भारत और उससे संबंधित कर्क रेखा से संबंधित क्लासेस होंगी। अभी हम लोग स्पीड को 1 से 2 दिन क्लास के बाद बढ़ाएंगे ताकि हम 2-2 3-3 टॉपिक को कवर करें, क्योंकि अभी जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो घटना चक्र के पैटर्न को समझें, घटना चक्र कैसे नोट्स दे रही है, कैसे उसको पढ़ना है, समझना है। तो इसलिए उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि आराम आराम से उन चीज़ों को समझते हुए चलें, फिर हम लोग टॉपिक को भी बढ़ा लेंगे। अभी अगर हम भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति, भारत की अगर लोकेशन के बारे में अगर हमने जल्दीबाजी कर दी तो जाहिर सी बात है कि हम आगे की चीज़ों को केवल रट रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे, और जिससे आपका रटा हुआ चीज़ आज तो याद रहेगा लेकिन कल आप भूल जाएंगे। इसलिए समझना जरूरी है। तो ज्योग्राफी को समझ के ही तैयार किया सकता है, रट के तैयार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।